नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना से जंग में लॉकडाउन की मियाद बस 1 हफ्ते के बाद खत्म होने जा रही है। सवाल है कि उसके बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होगा या इसमें कुछ शर्तों के साथ ढील मिल जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पुरानी कहावतों के जरिए जो इशारा किया, उससे तो लगता है कि कोरोना की यह जंग अभी आगे तक चलने वाली है। अभी और कितने दिन चलेगी कोरोना से ये जंग? कितने दिनों तक बंद रहेंगे लोगों के मकान, दुकान, जहान? प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात से क्या निकला पैगाम? भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। क्या 3 मई को खत्म होगा या शुरू होगा लॉकडाउन पार्ट 3? महीने का आखिरी इतवार था तो पूरे देश की नजर इस बात पर थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे तो उसमें कोरोना से लड़ने को लेकर आगे की किस रणनीति पर बात करेंगे। इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है। समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है। लॉकडाउन के 32 दिन हो गए। इतने दिनों में देश ने अनुशासन और आत्म संयम का परिचय दिया। जिस कोरोना ने अमेरिका से लेकर यूरोप के संपन्न देशों को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया, उस कोरोना से भारत बहुत मुस्तैदी से लड़ रहा है और परास्त कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या 3 मई को इस लड़ाई में लॉकडाउन के हथियार का इस्तेमाल बंद हो जाएगा या इस अचूक हथियार का इस्तेमाल आगे भी होगा? मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम कतई अति आत्मविश्वास में न फंस जाएं। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुरानी कहावत को दोहराया तो इससे ये संदेश निकलता है कि कोरोना से लड़ाई में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। उस सावधानी की सबसे बड़ी कसौटी लॉकडाउन है। तो क्या लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ाई में एक और अहम हथियार की चर्चा की और वो है मास्क। मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हालांकि लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील मिलेगी, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें नत्थी थी। सवाल है कि उन शर्तों के आधार पर आगे क्या हो सकता है। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 519 थी और मरने वालों की संख्या 10। 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान किया तो संक्रमित लोगों की संख्या 10,815 थी, यानी संक्रमण 21 दिन में 21 गुना बढ़ गया और मरने वालों की संख्या 353।
26 अप्रैल को मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी देश को कोरोना से आगाह कर रहे थे। तब संक्रमित लोगों की संख्या थी 26,500 से ज्यादा, यानी पिछले 12 दिनों में करीब 2.5 गुना, और मरने वालों की संख्या 824। तो सवाल है कि 3 मई तक क्या स्थिति होगी। पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमण पर जिस तरह काबू पाया गया है, उससे सवाल है कि क्या लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म होगी या आगे बढ़ेगी या कुछ शर्तों के साथ ढील मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो लोक कहावतों और लोक भाषा में भी गंभीर बातें कह जाते हैं। कोरोना से लड़ाई में भी उन्होंने एक कहावत का इस्तेमाल करके इसकी गंभीरता पर उंगली रख दी। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। जब पुराने रोग को ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो कोरोना तो बिल्कुल नया मर्ज है जिसका इलाज अभी मुमकिन नहीं हो पाया है। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने के सिवा विकल्प क्या है? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो उसके 4 दिन के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया था। तीसरी बार की तो उसके 3 दिन के बाद। सोमवार को वो फिर मुख्यमंत्रियों की राय लेने जा रहे हैं कि आगे क्या करना है। इस पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज तक पर अपनी एक्सक्लूसिव राय रखी है सामने। सुनिए। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे, तो उसमें लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला हो सकता है। विषय होगी प्रधानमंत्री जी साथ में, तब 27 तारीख को होगी, 27 को होगी, तब जाके राज्य सरकारें अपना अपना प्लान बताएगी। सुझाव मांगेंगे, सुझाव लिख के देंगे उनको। पहले कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी है, उसकी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी वहां पर। तो ये फेजेज में खुलेगा, एक साथ खुल नहीं पाएगा, मेरा मानना है। आज तक के ये एजेंडा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी। आज सबसे ज्वलंत सवाल यही है कि 3 मई को जब लॉकडाउन की दूसरी किस्त भी खप जाएगी तो आगे क्या होगा। यूं तो नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, लेकिन जिस तरह हर बार लॉकडाउन से पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों से राय मशविरा किया, उससे लगता है कि 27 अप्रैल की बैठक से लॉकडाउन 3 को लेकर रास्ते तय होंगे। जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन की बातें हम लोगों को बताई गई है, जो राज्यों को आदेश हुआ है, इसमें जो संकेत दिए हैं, लगता है कि ये 3 तारीख के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की और आगे बढ़ेगा। और ऐसे स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगी तो उस समय में हम लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, जब मजदूर किसी न किसी तरीके से राज्य के अंदर आना प्रारंभ करेंगे। उनको रोजगार देने की बात हो, उनको क्वारंटाइन में सेंटर में रखने की बात हो, और उन जो लोग ठीक होंगे उनको रोजगार देने की बात हो, ये सारी चीजें हैं। वैसे शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एक निर्देश गया था कि रिहायशी इलाकों में कुछ दुकानें खोली जाएं। इसके बाद राज्य सरकारों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। लॉकडाउन का 20 तारीख को मॉडिफाइड लॉकडाउन जब शुरू किया गया, उसके बाद में काफी हलचल यहाँ पर हुई है, और मेरा मानना है कि करीब 4000 से अधिक इकाइयाँ खुल चुकी है यहाँ पर, ग्रामीणों के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। और जैसे आज आपने कल रात को आया था आदेश दुकानें खुलने का, राजस्थान के अंदर आज हमने दोपहर को आदेश जारी कर दिए हैं और वो हलचल भी शुरू हो गई है। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है।
उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन है, रेजिडेंशियल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाजत दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना के इस संकट काल ने सबको एक धरातल पर खड़ा कर दिया है कि अगर मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। इस कड़ी में 20 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उसमें लोगों और स्थानीय प्रशासन में तालमेल पर जोर दिया गया था। उसके 4 दिन बाद पीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया। दूसरी बार मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 अप्रैल को हुई। इसमें राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट्स और आर्थिक पैकेज की मांग की। तब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों से कहा था कि इसको 15 अप्रैल से अचानक नहीं हटा लिया जाएगा। तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 अप्रैल को हुई। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों की एक सुर में राय थी कि ये लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाए। उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। अब 3 मई के बाद लॉकडाउन के रहस्य से कोई मुख्यमंत्री पर्दा तो नहीं हटा रहा, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि अचानक देश 25 मार्च से पहले वाली स्थिति में नहीं जाने वाला है। पीएम के आगे होगी वीसी, तब हिंट मिलेगा, पर हमने सब तैयारी कर रखी है। हमारा मानना है कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लॉकडाउन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है। आज श्रमिकों को कैसे लाओ, लाखों लोगों को कैसे लाओ, रेलगाड़ी तैयार नहीं है चलाने के लिए केंद्र सरकार, फ्लाइट चल नहीं रही है, तो आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे फेजेज में खुले। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा राज्यों को और केंद्र को मिल करके। दूसरा मेरा मानना है कि राज्यों की स्थिति अलग होती है। मैंने पीएम साहब को भी कहा था, प्रधानमंत्री को कहा था कि राज्यों को अलग छूट दीजिए, उनकी अलग स्थिति है, राज्य कितने मरीज वहां पर है, ज्योग्राफी वहां स्थिति क्या है, सोशल स्थिति क्या है, और राज्यों के अंदर जिलों की स्थिति अलग है कि जिले में ज्यादा पेशेंट है, किसी में 0 है, क्वारंटाइन के अलग है कि कम है, तो जिलों में भी देखना पड़ता है, उसके बाद में फैसले करने पड़ते हैं। तो ये केंद्रीकृत करने का मामला नहीं है, ये विकेंद्रीकृत करके फिर फैसले करने पड़ेंगे, तब जाके आराम से स्मूथली लॉकडाउन खुल पाएगा, मेरा मानना है। दरअसल राज्य सरकारों की अपनी दिक्कतें हैं, तो कोरोना से लड़ने को लेकर मुश्किल चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक जागरूकता की है। दूसरी चुनौती गरीबों और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की है। तीसरी चुनौती ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और इलाज की है। और चौथी चुनौती लोगों में फैले दहशत और अफवाहों को दूर करने की है। ये बातें कुछ फैला दी गई, ज्यादा ही फैला दी गई है। अभी जिंदगी बचाने का सवाल है। लॉकडाउन के दरमियान में कर्फ्यू में ढील देने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर जो ऐसे वक्त में जब देखते हैं अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, राजस्थान के अंदर अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। भीलवाड़ा का एप्रिशिएशन हमने तो शुरू किया नहीं था, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ये मॉडल बन गया देश के अंदर और दुनिया में चला गया। हमने कोई इसके लिए मार्केटिंग नहीं करी थी, पर फिर भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो मिसयूज करते रहते हैं। देखा अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, भीलवाड़ा मॉडल बन गया है, अब उन्होंने एक अफवाह फैला दी है जोधपुर के अंदर, जयपुर में, सब जगह कि कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए मुस्लिम इलाकों में छूट दे रही है कर्फ्यू के दरमियान, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। ऐसी बेतुकी बातें करना बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी तो सभी पार्टियों के साथ लेके हम चल रहे हैं, सभी धर्म के लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। एक एक इंसान की जान कैसे बचे, ये हमारा ध्येय है। पीछे मुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। मैं अब पीछे जाना नहीं चाहता, मैं आगे देखना चाहता हूं कि आगे की समस्या है वो समाधान कैसे हो। जो समस्या अब दलदल में फंस चुके हैं तो दलदल से निकलने का पहले रास्ता ढूंढा जाए, ना कि दलदल में बैठ करके गुत्थम गुत्थी किया जाए। ये मुझे लगता है कि अभी ये समय नहीं है और इसके लिए सभी मैं पहले से लगातार कहते आया हूं, आज का दौर वो दौर है जहां केंद्र को राज्यों को मदद करना चाहिए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को भी मदद करना चाहिए। और मैं आपको सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने जो आह्वान किया है कि अब समय नहीं है कि अब हम राजनीति करें। आपने खास कर महाराष्ट्र के लोगों को जो अपील किया है, राजनीतिक लोगों को जो अपील किया है कि इसमें राजनीति ना करें, सारे सरकार के साथ रहे, सरकार को सहायता करें, यही इसकी ही जरूरत है।
मुख्यमंत्रियों की बातों से साफ है कि लॉकडाउन पर बड़ा फैसला भले हो, लेकिन 3 मई और 4 मई की जिंदगी में बहुत फर्क नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। कोई भी राज्य सरकार लॉकडाउन को खत्म करने की हामी नहीं भर रही है, लेकिन जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है वहां कुछ शर्तों के साथ छूट जरूर चाहती है ताकि लोगों का रोजगार वहां पर शुरू हो सके, कुछ काम धंधा चल सके। 3 राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों ने आज तक पर अपनी सरकार की तैयारी का पूरा ब्यौरा पेश किया है। क्या प्लाज्मा थेरेपी से मिल गया कोरोना का इलाज? क्या कोरोना से इलाज के लिए मिल जाएगी वैक्सीन? क्या 3 मई के बाद काम करने लगेंगे उद्योग धंधे? क्या 3 मई के बाद हट जाएगी शराब पर लगी पाबंदी? कोरोना के इस लॉकडाउन पार्ट 2 में आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते होंगे, तो इसके लिए हम आपको देश के 3 महत्वपूर्ण और कोरोना से प्रभावित राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों से मिलवाएंगे जो ऐसे तमाम सवालों का जवाब देंगे। दुनिया के खतरनाक कोरोना वायरस का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से दिल्ली में शुरू हुआ। पहले स्टेज में ये थेरेपी कारगर साबित हुई जब LNJP अस्पताल के 4 मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ, लेकिन ये अभी भी मुकम्मल इलाज नहीं है। जिन हालात में आके डेथ होती है, बहुत सीवियर हालात में कोरोना के पेशेंट की जब डेथ होती है तो उसको किसी व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है। उसके एविडेंसेस दिल्ली में मिले हैं इस पूरे प्रयोग में। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत प्रयोग करके बहुत सावधानी से ये देखा कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गए। एक तरह से उसको कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का एंटीबॉडी बन गया, उसके अंदर एंटीवायरस एलिमेंट बन गया, उसके अंदर बहुत आम आदमी की भाषा में कहें। उसको निकालकर एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति के अंदर डालने से वो कोरोना से ठीक हो जा रहा है। अभी 3 सबसे अहम सवाल हैं जिनका उत्तर हर कोई अपनी सरकारों से जानना चाहता है। 1. कोरोना के संक्रमण पर कब तक नियंत्रण हो जाएगा? 2. कोरोना से लड़ने वाले लॉकडाउन की मियाद कितनी है? और 3. लोगों की रोजी रोटी का क्या कोई इंतजाम होगा? जिस तरह मजदूरों का पलायन शुरू हुआ और उनमें ये डर पैदा हुआ कि उनके लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसके बाद सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती बन गई। कोई ना कोई नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो वर्कर हमारे अटके हुए हैं लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों में, जो सुरक्षित हैं, जिनकी जांच करने के बाद वो नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको कैसे सेफली हम उनके घर तक लेकर आए। क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है उनके हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग राज्यों से बात कर केंद्र सरकार को एक फॉर्मल गाइडलाइन बनानी चाहिए जिसकी पालना हम कठोरता से करें। कोरोना से इस लड़ाई में पूरे देश को एक ही कायदे कानून से नहीं हाँका जा सकता, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में करीब 170 जिलों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। तो अलग अलग शहरों और क्षेत्रों को 3 अलग अलग जोन में भी बांटा गया है। सबसे ऊपर रेड जोन है जहां कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस इलाके में लॉकडाउन सबसे सख्त तरीके से पालन होता है ताकि कोई बाहर से न आ सके। देश में 170 जिले रेड जोन में हैं, जबकि इनमें 47 हॉटस्पॉट जिलों को क्लस्टर्स में बांटा गया है। दूसरा ऑरेंज जोन है जो हॉटस्पॉट जिलों में ही आता है, लेकिन इनमें वही जिले आते हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आए हैं। और तीसरा ग्रीन जोन है जिनमें कोरोना का पिछले 28 दिनों में एक भी कोरोना केस न आया हो। राज्य सरकारों की कोशिश है कि ग्रीन जोन में काम धंधा शुरू होगा ताकि अर्थव्यवस्था का बोझ कुछ कम हो सके। हमने उसको परमिशन दी है। इस तरह से हमने 15,000 ऐसी साइट्स को हमने प्रेरित किया है बड़ी कंपनीज को कि वो अपने आसपास फैक्ट्रियों के धर्मशालाएं ले ले, वहां पर अपनी लेबर को इन हाउस रखे, इन सिटू वहां से अपनी काम कार्य को शुरू कराएं।
मगर बिना इंडस्ट्री को रिवाइव करे, बिना लाइफ को नॉर्मल लाए, अगर हम इस लॉकडाउन को बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे भी एक बहुत बड़ा झटका हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। हमें लड़ना पड़ेगा कोरोना से भी, मगर कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक स्लोडाउन को आने से भी रोकना पड़ेगा, जो हमारे हजारों लाखों लोगों को कोई बेरोजगार ना कर दे आने वाले भविष्य में। एक बड़ा सवाल शराबबंदी का भी बन गया है। केरल से पंजाब तक कुछ राज्यों ने शराब को जरूरी सेवाओं में शामिल कर लिया है, यानी उनकी सप्लाई शुरू हो गई। लेकिन क्या दूसरी सरकारें इन शर्तों को शामिल करेंगी? जवाब को 3 मई तक टाल दिया गया है। हमने ये निर्णय लिया है कि 3 तारीख से पहले हरियाणा प्रदेश में हम लिकर वेंड्स को नहीं खोलने का काम करेंगे। अगर एमएचए परमिट करेगा उसके बाद भी प्रदेश सरकार अपना निर्णय लेगी। भारत सरकार परमिट करेगी तो निश्चित रूप से हम भी खोलेंगे, लेकिन ये सब 3 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि अभी भारत सरकार गाइडलाइंस में 3 तारीख तक लिकर शॉप्स को खोलने पे पूरी तरह से पाबंदी है। इस बीच तेलंगाना ने 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ने में लॉकडाउन एक अचूक हथियार है, तो इसके सफाई के लिए जरूरी है कि जांच हो और उससे भी आगे इसके इलाज का इंतजाम हो। 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जुबानी सुनिए कि वो राज्य कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं और 3 मई के बाद उनकी क्या है तैयारी। A lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. अगर लॉकडाउन कोरोना से बचाव का एक ठहराव भर है तो इसका इलाज क्या है? इसके लिए दुनिया माथापच्ची कर रही है, लेकिन भारत में कोरोना से लड़ने के लिए सरकारें अपने स्तर पर टेस्टिंग का काम भी कर रही हैं। हमारे राजस्थान में हमने ज्यादा जांचों पर जोर दिया है। 2 तरह की जांच, एक रैपिड टेस्टिंग किट की जांच थी और एक आरटीपीसीआर टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी थी। 2 मार्च को जब पहला केस आया इटली के टूरिस्ट के रूप में, यहाँ हमारे पास जांच की सुविधा नहीं थी बिल्कुल, और मुझे खुशी है इस बात की कि 2 मार्च से लेके आज 25 अप्रैल के बीच में हमारी जो जांच की कैपेसिटी है वो हमने 5006 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं, और आने वाले 1 वीक के अंदर 10,000 टेस्ट, ये वो कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, आरटीपीसीआर टेस्ट। अगर आप राज्य दर राज्य हालात पर नजर डालें तो महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, लेकिन वहां प्रति 10 लाख लोगों पर जांच की दर 782 है, यानी दिल्ली से आधा। लेकिन दिल्ली में 30,500 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और प्रति 10 लाख आबादी पर 1,513 टेस्ट है। दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट्स में गड़बड़ी नहीं होती तो जांच और अच्छी हो सकती थी। 12 कंपनियों को आईसीएमआर ने अप्रूव किया था, 12 को हमने मेल किया, उसमें से 4 ने रिस्पॉन्ड किया। 3 चाइनीज कंपनी थी, 1 साउथ कोरिया की कंपनी थी। हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया तो चाइनीज कंपनी ने ऑर्डर पहले दे दिया। उसके बाद आईसीएमआर को भी शायद चाइनीज कंपनी की सप्लाई मिल गई थी, उन्होंने 30,000 किट हमको भेजी, 10,000 किट हमने प्रिक्योर की। हमारे पास एसएमएस अस्पताल में जो भर्ती मरीज थे जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव घोषित किया जा चुका था, हमने कहा इसकी जांच करवाना चाहिए रैपिड टेस्ट की कि इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना ये एक्यूरेसी है जी। तो हमने वो जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे 168 जो आरटीपीसीआर रैपिड टेस्टिंग किट थी इनकी जांच करवाई। अब आप बताइए कि उसमें जो मैचिंग था ना आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ इनका 90% मैच हो जाता तब तो हम इसको आगे जारी करते, लेकिन जो परसेंटेज आया, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के हेड, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड, एक टीम बना के हमने इन रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करवाई तो वो 5.4% कोरिलेट कर पाया उससे आरटीपीसीआर टेस्ट से, तो हमने इसको बंद कर दिया। आईसीएमआर ने भी पूरे राज्यों में इस टेस्ट को बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मेरी भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से वीसी हुई, उन्होंने भी अभी भी अलाउ नहीं किया इसको। बिहार का दावा है कि उसने कोरोना से लड़ने के लिए स्क्रीनिंग से लेकर जन अभियान तक वैसे ही चलाया जैसे पोलियो के खिलाफ कभी देश में चला था। सबसे बड़ी बात, देश में शायद पहला स्टेट है जो इस स्केल पे कर रहा है कि जैसे पोलियो में अभियान चलता था डोर टू डोर स्क्रीनिंग, ऐसे हम लोगों ने लगभग 4.25 करोड़ लोगों का डोर टू डोर स्क्रीनिंग पिछले 1 वीक में किया है। जो 5 जिला हमारा हॉटस्पॉट है उसमें हर एक घर को हम लोगों ने कवर कर लिया। 23,000 लोग हमारे विदेश से आए थे
उन लोगों के गांव को पूरा स्क्रीनिंग कर दिया है। उसमें जो सिम्टम दिखाई पड़ता है उनका हम फर्दर टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा आपको जिसके एरिया में इंडिविजुअल केस भी आया है, उस 3 किलोमीटर के रेडियस में हमने आशा वर्कर के माध्यम से, लोकल प्रशासन के माध्यम से पूरा स्क्रीनिंग करा लिया है। तो इससे ऑलमोस्ट हम लोग 1/3 स्टेट या उससे ज्यादा कह सकती हैं जिसको स्क्रीनिंग करा लिया है। कोरोना का इलाज दुनिया में किसी देश के पास अभी तो नहीं है, लेकिन एक कोरोना ने लोगों की जीवन शैली बदल दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कम से कम 6 महीने और आने वाले दिन स्पाइक के हो सकते हैं, चाहे वो अप्रैल का आखिरी सप्ताह रहा हो, चाहे मई का पहला सप्ताह रहा हो। अब जून जुलाई की भी बात हो रही है कि स्पाइक आने वाले दिनों में आएगा। तो अकेले लॉकडाउन से हम कोरोना के आगे चले जाएंगे, ये नहीं होने वाला। तो हमारे नागरिकों से पूरे पारदर्शिता से, पूरे ईमानदारी और पूरी सच्चाई से इन संभावनाओं को शेयर करते हुए हमको जीवन जीने की शैली बदलते हुए हमको गतिविधियों में उतरना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक तरफ देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 3 मई के बाद क्या होगा, तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते कहर पर भी। जिन राज्यों में सबसे तेजी से मामले बढ़े हैं, गुजरात उन्हीं में से एक है। पूरे राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद 3000 को पार कर गई है, जिनमें करीब 2000 तो अकेले अहमदाबाद से ही हैं। अहमदाबाद की गली गली में बिखर रहा है कोरोना का जहर। गुजरात में हर रोज अपना दायरा बढ़ा रहा है कोरोना का कहर। गुजरात में आफत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इलाके सील हैं, आवाजाही पर रोक है, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस का पहरा है, लेकिन गुजरात के इस दिल पर जैसे कोरोना ने कब्जा कर लिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना है कि मानता ही नहीं। बीते 24 घंटे में 256 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले रूपाणी सरकार के लिए चिंता का सबब है। જે પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે 256 256। આજના દિવસના જે મૃત્યુ થયા છે 6 એવા લોકો છે કે જે કોવિડથી પીડાતા હતા, મૃત્યુ થયું છે। આજે જે चिकित्सा અને સારવાર લઈને સાજા થઈને ઘરે પાછા ગયા છે એવા 17 લોકો છે। देश भर में चंद रोज पहले तक कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात काफी पीछे था, लेकिन देखते देखते नंबर 2 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या 3071 तक पहुंच गई है। वहीं अकेले अहमदाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार कर गई है। गुजरात में अब तक कुल 133 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, जबकि अकेले अहमदाबाद में 86 लोगों ने कोरोना वजह से जान गंवाई। कोरोना के खिलाफ बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने पर जोर दे रहा है। कल राज्य में 100 नंबर पर मिली शिकायतों के ऊपर 29 गुना दाखिल किए गए हैं। पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाया जा रहा है। पवित्र रमजान महीने को लेकर लोग कहीं इकट्ठे ना हो, उसके लिए ड्रोन और बाकी तरीकों से नजर रखी जा रही है। राज्य के 30 जिले कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। गुजरात के पाटन में 16, पंचमहल में 17, छोटा उदयपुर में 13 और नर्मदा में 12 संक्रमित मरीजों का मामला सामने आया है। वहीं कच्छ में 6, खेड़ा और वलसाड में 5-5 लोग संक्रमित हुए हैं। आदिवासी बहुल दाहोद में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गुजरात सरकार को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में आई कोविड अस्पताल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को देने की कोशिश की, चाहे वो खाना हो या फिर लोगों को मानसिक तौर पर कोविड के सामने लड़ने के लिए मजबूत करना। कोरोना के बढ़ते इन्हीं मामलों के बाद प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश इन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से परेशान हो चला है। हालात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं इंदौर, भोपाल और उज्जैन। ऐसे में यहां फिलहाल लॉकडाउन से राहत मिलने के भी आसार नजर नहीं आते। मध्य प्रदेश को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है कोरोना। इंदौर में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। कभी ये शहर देश के सबसे साफ सुथरे शहर होने के तमगे से इतराता था, आज मौत का साया इसके सिर पर मंडरा रहा है और ये बना हुआ है राज्य का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। हालत यह है कि दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ में इससे निपटने की चुनौती भी। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक करीब 2030 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 99 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य के मामलों के आधे से ज्यादा तो अकेले इंदौर के ही हैं। यहाँ 1176 मरीज सामने आ चुके हैं, तो वहीं 57 लोगों की मौत हो चुकी है। जो हमारे कंटेनमेंट एरिया हैं वहाँ पे भी, और जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर वहाँ पे भी टीमें लगातार बढ़ाई जा रही हैं और सक्रिय टीमें चिकित्सा की टीमों के साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, शिक्षा विभाग का, महिला बाल विकास विभाग का अमला है और साथ में प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। इंदौर से सटे उज्जैन में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद 100 के पार पहुंच चुकी है और करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी अब तक 346 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 9 लोग जान से हाथ धो चुके हैं। देश भर में लॉकडाउन के चलते कई जगहों पर अभी भी सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जिन जगहों पर कोरोना के मामले कम आ रहे हो वहां लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वो छूट से अभी भी दूर है, क्योंकि भोपाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो बैरिकेड लगा करके पुलिसकर्मी अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों का ही असर है कि फिलहाल भोपाल, इंदौर और उज्जैन में दुकानें खोलने के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी यहां 3 मई तक कोई राहत नहीं दी जाएगी। भोपाल जिले में कोरोना के पॉजिटिव केसेस को देखते हुए और चूंकि भोपाल अभी रेड जोन में है, तो जो आदेश आया है 50% दुकानें खोलने का, ये अभी भोपाल में लागू नहीं होगा 3 तारीख तक। अब जरा इंदौर की सड़कों पर पोर्श लेकर निकले इस युवक को देखिए। कहने को उसके पास प्रशासन की ओर से जारी लॉकडाउन का पास भी था, लेकिन खुली कार में बिना मास्क के घूमना उसे भारी पड़ गया। मामला विजयनगर सुखलिया इलाके का है। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊंगा, सिखाऊंगा भी मैं। ढंग से बैठ, बुला जी का। उठक बैठेगा पहले। नगर सुरक्षा समिति के कर्मचारियों की नजर जब इस कार पर पड़ी तो उन्होंने फौरन इसे साइड में रोकने को कहा। युवक ने अपना पास निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी और मास्क पहनने के नियम को तोड़ने के लिए उठक बैठक लगाने को कहा। देखते ही देखते इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौजूदा हालात में सरकार भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब देखना यह है कि क्या 3 मई के बाद भी संवेदनशील शहरों में लॉकडाउन लागू रहता है या फिर कोई छूट दी जाती है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात करते हैं उन 2 महानगरों की जहां कोरोना वॉरियर्स के लिए आफत बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना का ताजा शिकार जहां अस्पताल का स्टाफ हो रहा है, वहीं मुंबई में आज एक पुलिसकर्मी को भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी मौत हो गई।
कोरोना योद्धाओं पर वायरस ने कर दिया है अटैक। जो कोरोना से इंसान को बचाने में जुटे थे, उन्हीं पर चीनी वायरस ने किया है पलटवार। ऐसे में जो स्वास्थ्यकर्मी मैदान में थे, उनके लिए बढ़ गई है मुश्किलें। कोरोना का सबसे ताजा हमला देश के मशहूर सरकारी अस्पताल एम्स पर हुआ है। एम्स में काम करने वाली एक नर्स कोरोना की शिकार हो गई। एम्स के कैंसर विभाग में वो नर्स काम करती थी। नर्स के 2 बच्चे भी कोरोना से बीमार हो गए। ऐसे हालात में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया, जिसे कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह बदल दिया गया है। सरकार बैकअप प्लान को पूरी तरह एक्टिवेट कर रही है। सारे आईसीयूज को देखा है। कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर, कोविड से प्रभावित हमारी गर्भवती माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर और सेपरेट प्राइवेट रूम्स कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए, और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। कोरोना के खतरे सिर्फ एम्स तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के कई अस्पताल में मेडिकल स्टाफ जंग लड़ते लड़ते कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्टाफ की संख्या 44 हो गई है। वहीं एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल बड़ा हिंदूराव को तो बंद तक करना पड़ा। हिंदूराव अस्पताल में शनिवार को एक नर्स कोरोना से संक्रमित हो गई। नर्स पिछले 2 हफ्तों से एक जगह ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद तो अस्पताल बंद कर दिया गया। फिलहाल सैनिटाइजेशन के साथ अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो नर्स के संपर्क में आए थे। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल जो है वो बीमार हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। ये है दिल्ली का एम्स अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, और तीसरा अस्पताल है बाबू जगजीवन राम, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर हुआ है। दरअसल यहां पर 44 लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूं। ये बिल्कुल बैक साइड है बाबू जगजीवन राम की। आगे फ्रंट साइड को पूरा सील कर रखा है पुलिस ने, क्योंकि वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। कैंसर अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, कलावती शरण अस्पताल। इसके अलावा इधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिस तबलीगी जमात के मौलाना साद को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस को उसका सारा कच्चा चिट्ठा मिल चुका है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि लोग थूके नहीं। समझदार के लिए यह इशारा काफी होना चाहिए। जगह जगह से जमात के लोगों के कोरोना योद्धाओं और डॉक्टरों पर थूकने और बदतमीजी की खबरें आती रही। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर किसी का नाम लिए एक संयत अपील की। सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। माहौल ऐसा रहा कि जब तक अंसार मुहाजिर। लेकिन जिस मौलाना साद पर जमात के लोगों को मरकज में रखने का आरोप लगा, उसकी खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस के हाथ लगी है मौलाना साद की जन्म कुंडली और कर्म कुंडली। दिल्ली पुलिस की फाइल के इस कागज पर सबसे पहले मौलाना की उम्र, पता, ठिकाना और पद का नाम दर्ज है। 50 साल के मौलाना साद के 2 ठिकाने हैं। एक तो यूपी के शामली का पैतृक घर और दूसरा दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज इमारत, जिसे कोरोना की फैक्ट्री बना दिया गया था। मौलाना अब यह जगह छोड़ चुका है। इसके अलावा उसके 3 बेटों का जिक्र है। मरकज से निकले कोरोना के जिन ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तो मुश्किलें बढ़ाई ही। जमातियों के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी ना होना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।